नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत। सबसे पहले डीडी न्यूज के सभी दर्शकों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। स्मारक डाक टिकट और सिक्का करेंगे जारी। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता आज से प्रभावी। अगले 15 सालों में $100 बिलियन निवेश का लक्ष्य। चेन्नई थर्मल पावर प्लांट के निर्माण स्थल पर स्टील आर्च गिरने से 9 मजदूरों की मौत। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद की घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय जगत से फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का जोरदार भूकंप। मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 60। सैकड़ों लोग घायल। राहत और बचाव कार्य जारी। और देश भर में आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है महानवमी। मंदिरों में भक्तों का तांता। कल प्रधानमंत्री मोदी ने सीआर पार्क और कालीबाड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर राष्ट्र के प्रति आरएसएस के योगदान को दर्शाने वाला विशेष रूप से डिजाइन डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर ने की थी। संघ का मुख्य उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र निर्माण है। आरएसएस मातृभूमि के प्रति समर्पण, अनुशासन, संयम, साहस और वीरता का संचार करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी समारोह 100 साल के योगदान को नमन करने का अवसर है। एक शताब्दी में संघ ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और आपदा राहत क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरएसएस के स्वयं सेवकों ने बाढ़, भूकंप और चक्रवात जैसे प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत और पुनर्वास कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। साथ ही आरएसएस के विभिन्न सहयोगी संगठनों ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने, जन भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थानीय समुदायों को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। आज भारत की कूटनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत और यूरोप के 4 देशों वाले ब्लॉक EFTA के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौता अब प्रभावी हो गया है। पिछले साल हुआ ये समझौता निवेश, रोजगार और नए बाजारों तक पहुंच का बड़ा वादा करता है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन से देखिए ये पूरी रिपोर्ट। भारत की वैश्विक कूटनीति में एक महत्वपूर्ण पड़ाव। भारत की अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में एक ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत की वैश्विक यात्रा में जुड़ा एक नया अध्याय। भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के बीच ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट आज से लागू हो गया है। ये समझौता 10 मार्च 2024 को साइन हुआ था। 16 साल और 21 दौर की बातचीत के बाद 1 अक्टूबर 2025 से लागू हुआ है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein चारों देश यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं। ये भारत की वैश्विक पहुंच में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इनका एक समूह है एफ्टा, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। उन चारों देशों का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्च 2024 में हमने फाइनल किया था। वो 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा और उसका लाभ आप सब ले पाएंगे। समझौते का सबसे बड़ा आकर्षण है 15 साल में $100 अरब का निवेश, जिससे भारत में 10 लाख नौकरियां बनने का अनुमान है। ये करार भारतीय दवा उद्योग, रत्न व आभूषण, वस्त्र, मशीनरी और IT सेवाओं जैसे क्षेत्रों के लिए नए बाजार खोलेगा, जहां भारतीय निर्यातक वैश्विक स्तर पर मजबूत हैं। एफ्टा कंट्रीज के साथ जो हमने व्यापार और आर्थिक साझेदारी का जो समझौता किया है वो काफ़ी व्यापक समझौता है। उसमें सिर्फ हमने जो व्यापार, गुड्स एंड सर्विसेज की उसी की बात नहीं की है, बल्कि उसमें गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट की बात है, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात है, उसमें कंपटीशन कैसे होगा उसके बारे में बात है। भारत ने अपने किसानों और छोटे उत्पादकों की सुरक्षा के लिए डेयरी, कृषि उत्पाद और सोना को पूरी तरह उदारीकरण से बाहर रखा है, लेकिन
EFTA देशों में भारतीय निर्यातकों को अब नए टैरिफ लाभ मिलेंगे। वहीं EFTA देशों के लिए भारत का 140 करोड़ उपभोक्ताओं का विशाल बाजार बड़ा आकर्षण है, खासकर स्विस घड़ियां, नॉर्वेजियन सी फूड और हाई एंड फार्मा उत्पादों के लिए। Out of these 4 countries, Switzerland, Iceland, Liechtenstein, and Norway, Switzerland is the biggest trading partner to India among those 4, and I think it will definitely benefit the Indians and the Swiss, because it will ease imports of certain goods. In general, I think this agreement is probably, especially if you look at the other free trade agreement with the European Union, it's of psychological importance because it's good that these 4 countries now managed to make a deal, because we all know that for a very long time India and the EU were not able to come to a conclusion. ये समझौता ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि इसमें सस्टेनेबिलिटी क्लॉज शामिल है। इसमें दोनों पक्षों ने मजदूरों के अधिकारों और पर्यावरण मानकों का ध्यान रखने की बात कही है। ये भारत का पहला ऐसा व्यापार समझौता है जिसमें ये शर्त जोड़ी गई है। अब द्विपक्षीय व्यापार हर साल बढ़कर 55 से 60 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। नए टैरिफ शेड्यूल लागू होने के साथ ही बंदरगाह और हवाई अड्डों पर खेपों की तेज क्लियरेंस शुरू हो गई है। इससे भारतीय निर्यातकों को शुरुआती फायदा मिलने लगा है। भारत और 4 यूरोपीय देशों नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein के बीच में मुक्त व्यापार संधि का कार्यान्वयन निश्चित तौर पे एक मॉडल स्थापित करता है और यह बताता है कि कैसे संकट के समय में समान सोचने वाले देश आपस में सहयोग करके दुनिया की व्यापारिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। DD न्यूज के लिए दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। तमिलनाडु के पोन्नेरी के पास एन्नोर विशेष आर्थिक क्षेत्र ताप विद्युत परियोजना स्थल पर मचान गिरने से असम के 9 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। मजदूर 1320 मेगावाट क्षमता वाले एन्नोर विशेष आर्थिक क्षेत्र ताप विद्युत केंद्र के लिए कंक्रीट का मेहराब तैयार कर रहे थे, तभी 20 फीट से ज्यादा ऊंचा मचान ढह गया। साथ ही मजदूर घायलों को बचाने के लिए दौड़े और उन्हें सरकारी स्टैनली अस्पताल ले गए। दुर्भाग्य से 9 लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि एक का इलाज चल रहा है। हर रोज का जैसा हम लोग काम कर रहा था, तो अचानक से वो बीच से जो हो गया, क्लैश हो गया। तब हम लोग नीचे वाला तो सब भाग गया इधर उधर, तो ऊपर वाला रिगर रह गया ऊपर में। जो वो लोग जो सेफ्टी से काम कर रहा है, वो लोग भी सिर्फ पाइप का सब आ गया नीचे में। जो भी इंसिडेंट हुआ है सब एक ही गांव का आसपास का ही है। सब दोस्ती यारी एक ही रूम में, एक ही कमरा में रुक के लोग एक ही साथ खाता था, सोता था। हर रोज की तरह सब लोग अपना काम कर रहा था। किसी को ये इंसिडेंट होगा किसी को मालूम नहीं था। तो जब आवाज किया तो जो नीचे था वो तो इधर उधर थोड़ा साइड हो गया, और उस जो ऊपर काम कर रहा था उसको उठाने के लिए चांस भी नहीं मिला, मौका नहीं मिला, क्योंकि वो ज्यादा हाइट था। तो अचानक कोलैप्स हो गया। तो वो लोग जो सेफ्टी बेल्ट फंसा के रखा हुआ था, तो साथ में एक नोट्स 5 के साथ एक साथ गिर के वो थोड़ा ये इंसिडेंट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के चेन्नई में इमारत के ढहने से हुई दुर्घटना पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, तमिलनाडु के चेन्नई में इमारत के ढहने से हुई दुर्घटना से दुखी हूं। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। घायलों की शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अब बात डीडी न्यूज की खास सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री के, जिसमें डीडी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 11 सालों से चलाए जा रहे विभिन्न जन कल्याणकारी और लोकप्रिय योजनाओं का गहन विश्लेषण किया और उन योजनाओं का लेखा जोखा आपके सामने लेकर आया है। इस कड़ी में आज बात प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दुनिया के नेताओं को मिले गिफ्ट की। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत के रिश्तों को नई ऊर्जा दी है। वैश्विक नेताओं से मुलाकात के समय प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसे उपहार दिए हैं जिन्होंने भारतीय कला, परंपरा और कारीगरी को वैश्विक मंचों पर पहचान दिलाई है। आखिर क्या रहा है प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए इन उपहारों का महत्व, देखिए इस खास रिपोर्ट के जरिए।
तोहफा दिया जाता है तो उसमें सिर्फ वस्तु का मूल्य नहीं होता, बल्कि उसमें भावनाएं, संस्कृति और संदेश छिपे हुए होते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी किसी विश्व नेता को उपहार देते हैं तो वह केवल औपचारिकता नहीं होती, बल्कि भारत की परंपरा, कला और कारीगरी का प्रतीक बन जाती है। उनकी सोच स्पष्ट है कि उपहार केवल हाथ में थमाई जाने वाली वस्तु नहीं, बल्कि एक संदेश है, एक सेतु है जो भारत और विश्व को जोड़ता है। इसी कारण से वे हर मुलाकात में एक ऐसे उपहार चुनते हैं जो भारतीयता की आत्मा को दर्शाते हैं और हमारे कारीगरों की मेहनत को वैश्विक मंच पर पहचान दिलाते हैं। बीते कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं को ऐसे उपहार दिए हैं जो भारतीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रूप से प्रस्तुत करते हैं। वर्ष 2022 में जर्मनी में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं को ऐसे उपहार दिए जिनसे भारत की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर और शिल्प कला की पहचान सामने आई। 2022 के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और कफलिंक भेंट की। उन्होंने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को प्लेटिनम पेंटेड चाय सेट, जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को उत्तर प्रदेश के निजामाबाद की ब्लैक पाटरी पीस, इटली के तत्कालीन प्रधानमंत्री मारियो ड्राघी को आगरा का संगमरमर इनले टेबल टॉप उपहार भारत की सांस्कृतिक विरासत और शिल्प कला को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने के उद्देश्य के साथ 2022 के G20 बाली शिखर सम्मेलन के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक तथा उनकी पत्नी अक्षरा मूर्ति को गुजरात की पारंपरिक कला मातानी पाछेड़ी भेंट की, जो गुजरात की एक प्रसिद्ध हस्तकला है जिसे देवी की पिछवाई भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पटोला पाटन का दुपट्टा भेंट किया। 2023 में दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन को भारत की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर माना गया। भारत सरकार ने G20 के राष्ट्राध्यक्षों और अपने देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं को स्पेशल गिफ्ट हैम्पर तोहफे में दिए। इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की पत्नी जॉडी हेडन को भी प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पश्मीना स्टॉल गिफ्ट किया। वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की पत्नी को कदम लकड़ी के बक्से में असम स्टॉल भेंट की। 2024 में भी आसियान सम्मेलन में लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिम्फाडोन को कदम वुड से बनी बुद्ध प्रतिमा और जापान के प्रधानमंत्री को पश्चिम बंगाल की चांदी की मोर आकृति उपहार स्वरूप दी गई। इस वर्ष 2025 में कनाडा में हुए G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को तमिलनाडु की डोकरा नंदी, जर्मनी के चांसलर को ओडिशा का कोणार्क चक्र प्रतिरूप, दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति को बिहार की मधुबनी पेंटिंग, मैक्सिको के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग दी गई। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ का डोकरा घोड़ा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को कोल्हापुरी सिल्वर पात्र, ब्राजील के राष्ट्रपति को मेघालय की बांस की नाव, कनाडा के गवर्नर जनरल को ओडिशा की सिल्वर फिलिग्री क्लच पर्स और अल्बर्टा के प्रीमियर को राजस्थान का एबनी जॉली वर्क बॉक्स भेंट किया गया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री को राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति और सरयू नदी का पवित्र जल कलश, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को फुच साइट पत्थर पर चांदी का शेर और उपराष्ट्रपति को सूर्य प्रतीक वाली मधुबनी पेंटिंग दी गई। वहीं साइप्रस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी को कश्मीरी सिल्क कालीन और सिल्वर क्लच पर्स उपहार में दिए गए। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भारतीय संस्कृति से जुड़े अनूठे उपहार भेंट किए। इन उपहारों में भारत की परंपरा, आध्यात्मिकता और विविधता की गहरी झलक देखने को मिलती है। इजराइल के पीएम को केरल के तांबे की प्लेट की प्रतिकृति दी गई, जो भारत यहूदी संबंधों की कहानी कहती है। सऊदी किंग को चेरामन जुमा मस्जिद की प्रतिकृति दी गई, भारत की धार्मिक विविधता का संदेश। ऑस्ट्रेलिया के तत्कालीन पीएम टोनी एबॉट को चरखा और क्रिकेट बॉल
दिए गए। प्रधानमंत्री ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को बौद्ध अवशेषों से बनी एक पत्थर की पेटी और बुद्ध की एक पत्थर की मूर्ति की प्रतिकृतियां भेंट की। जापान के पीएम को विवेकानंद साहित्य और कोरिया की राष्ट्रपति को टैगोर कढ़ाई वाला स्टॉल भेंट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करती है। यह बताती है कि भारत केवल तकनीक, रक्षा या व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत उसकी सांस्कृतिक विविधता और कलात्मक विरासत है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि मोदी हर क्षेत्र की उत्कृष्टता को ध्यान में रखकर करते हैं। कभी बिहार की मधुबनी, कभी गुजरात का पटोला, कभी ओडिशा की फिलिग्री कला, तो कभी कश्मीर का पेरियर मेशी। यह विविधता इस बात को दर्शाती है कि भारत की आत्मा हर क्षेत्र और हर कला में बसी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपहार कूटनीति भारतीय कूटनीति का एक अनोखा अध्याय है। यह केवल दो देशों के बीच औपचारिक संबंधों को नहीं, बल्कि दो सभ्यताओं के बीच भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी स्थापित करती है। उनकी यह सोच भारतीय कला और शिल्प को जीवित रखने, कारीगरों को सम्मान देने और दुनिया को भारत की सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है। और आइए अब बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख शांति व्यवस्था बरकरार है। लेह जिले के अंतर्गत सभी दुकानें आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि लेह जिले में स्कूल बंद रहेंगे। वहीं लद्दाख प्रशासन ने कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और बयानों पर स्पष्टीकरण दिया है। लद्दाख प्रशासन ने कहा है कि सोनम वांगचुक समेत कुछ व्यक्तियों पर सरकारी एजेंसियों द्वारा कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई विश्वसनीय सबूतों पर आधारित है। प्रशासन का कहना है कि सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई ठोस सबूतों पर आधारित है। इसमें किसी तरह की प्रताड़ना या पक्षपात नहीं है। प्रशासन का कहना है कि HIAL पर वित्तीय अनियमितताओं और विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच चल रही है। मान्यता न होने के बावजूद युवाओं को डिग्रियां दी जा रही हैं। सेक्मॉल का FCRA रद्द किए जाने के बाद कई उल्लंघनों के आधार पर यह सब किया गया है। प्रशासन ने कहा कि सरकार 20 सितंबर को वार्ता की तारीख पहले ही तय कर चुकी थी, फिर भी सोनम वांगचुक ने भड़काऊ बयान दिए और युवाओं को उकसाने की कोशिश की। प्रशासन ने कहा कि सरकार पहले ही 20 सितंबर 2025 को वार्ता की तारीख घोषित कर चुकी थी। बावजूद इसके सोनम वांगचुक ने लगातार भड़काऊ भाषण दिए। सोनम वांगचुक ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश का हवाला देकर युवाओं को उकसाया। 11 सितंबर 2025 को दिए इंटरव्यू में कहा कि शांति के लिए गांधी जी का रास्ता जरूरी नहीं है। सोनम वांगचुक ने अनशन शुरू होने से पहले मास्क, हुडी पहनने की अपील की, कोविड का बहाना बनाया। उन पर अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलन और आत्मदाह जैसे विचार रखने का भी आरोप है। प्रशासन ने कहा कि कई बार आत्मदाह की बात रखी, तिब्बत जैसे विरोध का सुझाव दिया। प्रशासन का आरोप है कि हालात बिगड़ने पर भी उन्होंने भीड़ को शांत करने की कोशिश नहीं की। लद्दाख प्रशासन का कहना है कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत हुई है और कानून अपना काम करेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होते हैं। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से आ रही है, जहां MSME मंत्रालय द्वारा विरासत से विकास सेवा पर्व पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में कुटीर, लघु और हस्तशिल्प से संबंधित 130 स्टॉल लगाए गए, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हूं और MSME ने एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया है। मौका है सेवा पर्व का और नाम दिया गया है विरासत से विकास। ये एक गाजीपुर का महादेव खादी ग्रामोद्योग संस्थान है, जिसके सेक्रेटरी हैं श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, गाजीपुर से बनारस, वो भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, क्या कहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर विरासत से विकास के लिए, उसमें गाजीपुर से मैं विरासत को लेकर के बनारस आया हूँ विकास करने के लिए।
अब इसमें यहाँ पर जीएसटी जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कम, इससे खादी को बहुत बड़ा लाभ हुआ। हमारा जो स्लाइबर था 12% पर वो 5% हो गया, जो 5% रेडीमेड थे वो 0 हो गए। 2013 से हम लोग इसमें लगे थे कि कुछ पेस्ट मैनेजमेंट इस पे काम हो पाए, धीरे करके हम लोग 2015 में इस पे कुछ कर पाए और रेशे मशीन से रेशे निकालने का काम शुरू किया। उसके बाद हम लोग फिर अभी 2020 से हम लोगों ने इस पे डायरेक्ट बाहर के ऊपर काम करना शुरू किया। और बनारस चूँकि हमारा धार्मिक काशी बाबा विश्वनाथ का धाम है, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। चूँकि केले की बनी हुई चीज़ पूजा में उपयोग होती है, तो वो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पर अपनी स्टाइल लेकर आए। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि हम लोग पीतल से यूटेंसिल को बनाते हैं और उसके और कस्टमर के अकॉर्डिंग हम लोग बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बनाते हैं। हमें KBIC से ग्रुप में सहयोग मिला, उस सहयोग के माध्यम से फिर हम लोग जो है ग्रुप बना करके हमने काम किया। MSME का जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से देखिए कितने महिला पुरुष लाभान्वित हो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है और प्रधानमंत्री की भी यही सोच है। इसलिए वाराणसी में MSME ने यह प्रदर्शनी लगाई है कि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से विरासत से विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो गाजीपुर हो, कौशाम्बी हो या फिर लोगों को वाराणसी तक आकर धार्मिक और आर्थिक प्रगति करनी है। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर एक्स पर शुभकामनाएं दी हैं और देवी मां पर एक भजन भी शेयर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महानवमी के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि नवरात्र का ये शुभ अवसर हर किसी के लिए सौभाग्य, समृद्धि और सफलता लेकर आए, यही कामना है। असम के गुवाहाटी में महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच के दौरान उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मशहूर गायिका श्रेया घोषाल का परफॉर्मेंस भी देखने को मिला। श्रेया घोषाल ने असम के लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि दी, जिनका हाल ही में निधन हो गया था। गुवाहाटी के क्रिकेट फैंस जुबिन गर्ग को याद कर भावुक हो गए। DD न्यूज संवाददाता सुचित्रा ने जुबिन गर्ग के प्रशंसकों से बात की। महिला क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में उद्घाटन समारोह भी देखने को मिला और एक रंगारंग समारोह था जिसमें असम के मशहूर गायक और कल्चरल आइकन जुबिन गर्ग को भी श्रद्धांजलि दी गई। इस वक्त हमारे साथ हैं कुछ क्रिकेट फैंस जिन्होंने मैच का लुत्फ उठाया, साथ ही जो उद्घाटन समारोह था वो भी देखा। तो गुवाहाटी में एक तो पहली बार वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, वो इतना बड़ा ओकेजन है, और आज की जो ओपनिंग सेरेमनी थी वो कैसी लगी? जुबिन गर्ग भी इस ओपनिंग सेरेमनी का हिस्सा रहे। वो हमारे आसाम के स्टार थे, सबकी जान थे वो, पर अनफॉर्चुनेटली वो अब नहीं रहे। पर बहुत अच्छा लगा यहाँ आके और हमारी वुमेन्स क्रिकेट टीम को खेलते हुए देख के, मतलब इतना अच्छा प्रदर्शन किया है उन्होंने। सो आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा लगा मैच देखने आके। बट जुबिन दादा के बारे में बताऊँ तो जुबिन दादा हमारे एक आत्मा ही चले गया जैसे लगते हैं। आज का जो ट्रिब्यूट था, इट वाज सो गुड एंड वॉइस ऑफ श्रेया इज ऑलवेज मैजिकल एंड द ट्रिब्यूट टू हिम वाज लाइक इट वाज सो इमोशनल। जो मैच पहली बार हुआ है गुवाहाटी में वर्ल्ड कप, अभी तक हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो श्रद्धांजलि का जो वो किया है ना जुबिन दा के लिए, वो देख कर हमें बहुत खुशी हुआ है। विदाउट हिम तो बिहू कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं हमारे लिए। जब भी बिहू आता है या फिर जो भी ओकेजन होता है, जो भी फंक्शन होता है आसामीज के दिल में, तो सबसे पहले जुबिन दा के नाम ही आते हैं। स्पेशली हमारे जुबिन दा को जो ट्रिब्यूट देने वाले थे BCCI, तो उसके लिए हम आए थे। और इंडिया का भी मैच था श्रीलंका के साथ, तो वो भी देख लिया। वो लेजेंड थे और भले ही वो इस जहाज से चले गए, पर हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। हम लोग भी बहुत रोए थे, जिस तरह से श्रेया घोषाल ने सॉन्ग गाया, हम लोग के दिल को छू गया। BCCI ने ICC वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था, इनॉग्रेशन मैच था, जो ट्रिब्यूट जो अपने हम लोग जुबिन गार्ग को मिला, बहुत ही अच्छा लगा। खास करके श्रेया घोषाल जी आए, जो दिल को इट वॉज रियली हार्ट टचिंग। हम लोग जुबिन दा को इतने अच्छे से भुला ही नहीं सक रहे, ओके, क्योंकि वो तो हम लोग के दिल में है, वो तो अमर है। फिर भी वर्ल्ड कप हो रहा है गुवाहाटी में
और जुबिन का जो ट्रिब्यूट था सब लोग ने जो दिया बहुत अच्छा था। गुवाहाटी के लोगों के लिए एक स्पेशल ओकेजन है ये कि गुवाहाटी में पहली बार क्रिकेट विश्व कप का मैच हो रहा है, महिला क्रिकेट विश्व कप का, और उसके उद्घाटन समारोह में उनके लोकप्रिय गायक और कल्चरल आइकन जुबिन गर्ग को भी याद किया गया। तो ये शाम उनके लिए और भी यादगार बन गई। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, डीडी न्यूज़ गुवाहाटी। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।